हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे कि बिल क्या होते हैं, किस किस टाइप के बिल होते हैं और कोई भी जो बिल होता है वो किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें पास होता है। मतलब बेसिकली कोई भी बिल कैसे एक्ट या फिर लॉ बन पाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे then do like, share and subscribe to study couch. Okay, so let's start. तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिल के बारे में जान लेते हैं। बिल बेसिकली होता है कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन के द्वारा ये बिल या फिर विधेयक जिसको हम बोलते हैं, अगर वो लाया जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो है कुछ प्रपोजल रख रहा है। ठीक है, किसी भी हाउस में जिसमें वो बिल लाया जा रहा है वहाँ पे उसके द्वारा कुछ प्रपोजल रखे जा रहे हैं, कुछ चेंजेस हैं जो वो करना चाहता है। और अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो सारे चेंजेस एक एक्ट बना देते हैं, फिर बाद में एक लॉ या कानून बनता है। अब ये जो बिल होते हैं वैसे कई सारे टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इसके जो टाइप्स हैं उनको हम दो तरीके से देखेंगे कि इन बिल को कौन ला रहा है। अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो जो बिल होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पब्लिक बिल जिसको कि गवर्नमेंट बिल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे होते हैं प्राइवेट बिल जिसको कि प्राइवेट मेंबर्स बिल भी बोलते हैं। अब जो पब्लिक गवर्नमेंट बिल है, जब पब्लिक बिल जिनको हम बोलते हैं या फिर गवर्नमेंट बिल जो है बेसिकली उनको मिनिस्टर्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सब के द्वारा इस टाइप के जो बिल होते हैं उनको लाया जाता है। और किसी भी हाउस में जब उनके द्वारा इन बिल को लाया जाता है तो उससे पहले 7 दिन का एक प्रायर नोटिस दिया जाता है उनके द्वारा कि हम इस टाइप के बिल्स को लेके आ रहे हैं। और ये जो बिल होता है जिसको ड्राफ्ट करने का जो काम होता है, जैसे किसी भी मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई बिल लाया जाता है तो उसकी जो मिनिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब के द्वारा जो पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बिल जो है इन सबको ड्राफ्ट किया जाता है। मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्ट्री और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होती है। बट अगर हम प्राइवेट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये वो बिल होते हैं जिनको एमपीज़ के द्वारा, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उन सब के द्वारा लाया जाता है जो कि मिनिस्टर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ध्यान रखने की बात यह है कि ये वो एमपीज़ हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं। और अगर इनको अपना बिल किसी भी हाउस में लेके आना है तो उससे पहले उनको 30 डेज का प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मान लो कोई भी बिल किसी भी एक एमपी के द्वारा लाया जाता है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए। और ये जो प्राइवेट बिल्स होते हैं इनको इंट्रोड्यूस करना या फिर डिस्कस करने का काम किसी भी हाउस में जो होता है बस फ्राइडेज को ही होता है। अब ये जो बिल होता है अगर हम इनको मैटर के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा बिल किस चीज़ को लेके डील करता है तो उस बेसिस पे इनको मेनली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 107 और 8 के अंदर आता है, फाइनेंस बिल, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बोलते हैं जो कि आर्टिकल 368 के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस बिल की। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है जो फाइनेंस से रिलेटेड बिल होते हैं वो सारे बिल फाइनेंस बिल कहलाते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि मनी बिल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 में आता है, जिसमें जैसे मान लो कोई टैक्सेशन रिलेटेड कोई इशू है या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड कोई इशू है, इस टाइप के जो इशूज़ होते हैं वो सब मनी बिल डिफाइन किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे फाइनेंस बिल की एक कैटेगरी होती है जिसको फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट बोला जाता है जो आर्टिकल 117 के फर्स्ट में आता है, और एक होती है फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड जो कि आर्टिकल 117 के थर्ड पार्ट में आता है। ये क्या क्या होते हैं मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मनी बिल को डिस्कस करेंगे। और ऑर्डिनरी बिल जो होता है मतलब वो सारे बिल जिनमें कोई मैटर जो होता है वो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को छोड़ के बाकी जो मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई बिल होता है उसको ऑर्डिनरी बिल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो किस तरीके से पास होता है हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो कोई भी बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो या तो इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इसको राज्यसभा में। लोकसभा जिसको कि लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा जिसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बाद में एक फर्स्ट रीडिंग होती है। ये स्टेप से हम चल रहे हैं, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी हाउस में इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है जिसको बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी ऑर्डिनरी बिल पहले से पब्लिश नहीं किया गया है तो उसके लिए जो हाउस है वहाँ पे इस ऑर्डिनरी बिल को प्रेजेंट करने के लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है।
और जब ये प्रायर परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद में जो ये ऑर्डिनरी बिल है इसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो है उसको रीड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता है फर्स्ट रीडिंग में, यहाँ पे बस जो टाइटल और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उन सबको ही रीड किया जाता है। और रीड करने के बाद में अगर पहले से पब्लिश नहीं किया गया तो थर्ड स्टेज में उसको गैजेट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर पब्लिश किया जाता है, जिससे कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं इंडिया के उन सबको इस बिल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जब फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट रीडिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती है, जिसको मेनली जनरल डिस्कशन के नाम से जाना जाता है। और जो मेन शेप होते हैं किसी भी बिल की वो इसी सेकंड रीडिंग के अंदर ही आती है। तो इसमें बेसिकली जैसे मान लो कोई भी हाउस जो है वहाँ पे फर्स्ट रीडिंग होने के बाद में उस हाउस के पास में कुछ तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उस बिल को इमीडिएटली कंसीडर कर ले और एक डेट फिक्स कर दे, कुछ इस तरीके से कर सकता है, या फिर वो उस बिल को किसी सेलेक्टिव कमेटी को भेज सकता है। सेलेक्टिव कमेटी में मतलब उसी हाउस में, जिस हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसी हाउस के कुछ मेंबर्स को लेके कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को भेज सकता है। और थर्ड ऑप्शन उसके पास में होता है वो उसको जॉइंट कमेटी के लिए भेज दे। जॉइंट कमेटी में बेसिकली वो सारे मेंबर्स होते हैं जिस दोनों हाउसेज, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन सबको मिला के कमेटी बनाई जाती है जिसको जॉइंट कमेटी बोला जाता है। तो सेकंड रीडिंग से पहले जो ऑर्डिनरी बिल है उसको जॉइंट कमेटी के लिए भी भेजा जा सकता है। तो अगर मान लो पहले से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इमीडिएटली अगर उसको कंसीडर कर लिया गया, डेट फिक्स की जाती है तो उसके बाद में फिर उस पर डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होता है वो डिटेल में नहीं होता है, जनरल डिस्कशन होता है किसी भी बिल पे, जो उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह उस पर ना कोई क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है ना कोई डिटेल में डिस्कशन होता है, बस जनरलाइज डिस्कशन यहाँ पे होता है। और अगर मान लो उसको कमेटी को भेजा जाता है, तो जैसे मान लो सेलेक्टिव कमेटी या फिर जॉइंट कमेटी को अगर भेजा जाता है तो वो कमेटी क्या करती है, कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सब बेसिकली उसको क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्कस करने के बाद में कुछ प्रपोजल्स रखेंगे, कुछ रिकमेंडेशन रखेंगे, अमेंडमेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं, और उस बेसिस पे ही एक रिपोर्ट उन सब कमिटीज़ के द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। और फिर उसके बाद में जब कमेटी से वो बिल आता है वापस, कंसिडरेशन स्टेज फिर स्टार्ट होती है। तो उस स्टेज में होता है कि एक जैसे जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई और जो बिल है ये दोनों वापस से उसी हाउस में प्रपोज किए जाते हैं, वापस से वहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं और वहाँ पे फिर जाके क्लोज बाय क्लोज का डिस्कशन होता है हाउस में। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो अमेंडमेंट कमेटी के द्वारा प्रपोज की गई है उन सब पे भी डिस्कशन होता है। और फिर इस डिस्कशन के बाद जो क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है, मतलब कि इस क्लॉज को इस बिल में रखा जाना चाहिए या फिर नहीं, कितने लोग सहमत हैं उस चीज़ से, कितने नहीं है, उसी बेसिस पे यहाँ पे कंसिडरेशन स्टेज में वोटिंग होती है। और सेकंड रीडिंग कंप्लीट होने के बाद थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है, जिसमें बेसिकली ये डिसाइड किया जाता है कोई भी बिल पास होना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा सेकंड रीडिंग में जो वोटिंग होती है वो क्लॉज बाय क्लॉज होती है, एक एक क्लॉज पे वोटिंग की जाती है। बट जो थर्ड रीडिंग है वहाँ पे बेसिकली जो वोटिंग होती है किसी भी बिल पे वो पूरे बिल पे होती है, बिल एज ए होल वोटिंग होती है, कंप्लीट बिल पे वोटिंग होती है। और फिर ये डिसाइड होता है उस सिंपल मेजोरिटी की वोटिंग से। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उन सब की वोटिंग की जाती है और उसमें जो मेजोरिटी होती है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कोई भी बिल जो है वो पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनरी बिल है वो एक हाउस में पास होता है। फिर उसके बाद में जब एक हाउस में पास हो जाता है तो उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा। जैसे मान लो पहले लोकसभा में पास हुआ तो अब राज्यसभा में जाएगा, और अगर पहले राज्यसभा में पास हुआ तो अब लोकसभा में जाएगा। और उस हाउस में जाने के बाद वहाँ पे भी फिर से यही तीनों फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग जो है तीनों प्रोसेस चलते हैं। और अगर यहाँ से पास हो जाता है, दोनों हाउसेस से जब ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति, उनके पास में ये बिल जाता है ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल के रेस्पेक्ट में उनके पास में तीन कंडीशंस होती हैं। या तो वो इसको एक्सेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एसेंट उसको दे सकते हैं। तो अगर वो अपनी एसेंट दे देंगे, अनुमति दे देते हैं, तो वो जो बिल है एक एक्ट बन जाता है। और अगर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और अगर उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं, मतलब अगर उनको कुछ प्रोविज़न सही नहीं लगते हैं तो वो चाहते हैं कि इसको वापस से रिकन्सिडर किया जाए, तो फिर वापस से वो बिल फिर से पहले हाउस में जाएगा। फिर वहाँ पे अगर मान लो बिना किसी चेंज के फिर से पास हो जाता है और फिर दूसरे हाउस से भी बिना किसी चेंज के पास हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोबारा बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आएगा तो उनके पास में और कोई चॉइस नहीं बचेगी
बस उसको एक्सेप्ट करने के अलावा। तो मतलब बेसिकली जो रिकंसिडरेशन का जो ऑप्शन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बस एक बार यूज़ करने के लिए ही होता है ऑर्डिनरी बिल की सिचुएशन में। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल में कुछ डेडलॉक्स भी आ सकते हैं, जैसे जो कि बेसिकली ऑर्डिनरी बिल के लिए ही होते हैं। जैसे मान लो अगर पहले हाउस से बिल पास हो गया और दूसरे ने उस बिल को ही रिजेक्ट कर दिया, तो अभी सिचुएशन तो बिल्कुल डेडलॉक हो गया। और अगर पहले हाउस के द्वारा पास हो जाता है और दूसरे हाउस के द्वारा कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है, ये सारी अमेंडमेंट इसमें होनी चाहिए। जब अमेंडमेंट प्रपोज की जाएंगी तो ऑब्वियसली जो बिल है वो सेकंड हाउस से वापस पहले हाउस में जाएगा, और पहला हाउस अगर मान लो उन अमेंडमेंट्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है तो भी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। और अगर मान लो पहले हाउस के द्वारा पास किया जाता है बिल और दूसरे हाउस के द्वारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता 6 महीने के पीरियड के बीच में, यहाँ पे लिमिट जो है पीरियड की वो 6 मंथ रखी गई है। इस 6 महीने के पीरियड के बीच में अगर सेकंड हाउस के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है तो इन सारी सिचुएशन में जो बिल है या तो उसको रिजेक्ट माना जाता है या फिर उसको पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया जाता है। और अगर मान लो वो बिल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से, जो वहाँ के एमपीज़ वगैरह जो हैं या फिर गवर्नमेंट की वजह से ये बोला जा रहा है कि जो ये बिल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग है वो कराई जाती है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। और ये एक ऑप्शनल सिचुएशन है जॉइंट सिटिंग की, ऐसा नहीं है कि हर बिल जो मतलब डेडलॉक की सिचुएशन में आ रहा है तो उस सारे बिल पे ही जॉइंट सिटिंग कराई जाएगी। ये ऑप्शनल है, कभी भी कराई जा सकती है, कभी भी नहीं कराई जा सकती, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अभी जॉइंट सिटिंग की जो समन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। नॉर्मली होता है क्या कि जो गवर्नमेंट होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बोलेगी कि ये जो बिल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से प्रेसिडेंट जो है उनको जो डेडलॉक की सिचुएशन है इसको रिजॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग को समन करना चाहिए। और जब ये जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा समन की जाती है तो उसके बाद इसको प्रेसिडाइज किया जाता है स्पीकर के द्वारा। और अगर स्पीकर एब्सेंट है तो ऐसी सिचुएशन जो डिप्टी स्पीकर होता है उनके द्वारा प्रेसिडाइज किया जाएगा। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन जो डिप्टी चेयरमैन होता है उनके द्वारा इसको प्रेसिडाइज किया जाता है। अब यहाँ पे मेंबर्स को लेके भी कुछ क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे मान लो कितने मेंबर्स होने चाहिए तभी जाके जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो मेंबर्स होते हैं सबको मिला के एक जगह बिठाया जाता है, जिसमें मिनिमम जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा की उसका 1/10 1/10 भाग होना चाहिए प्रेजेंट, तभी जाके कोई जॉइंट सिटिंग जो है वो प्रोसीड हो पाती है। और यहाँ पे जो जो भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं या फिर जॉइंट सिटिंग की भी जो सिचुएशंस होती हैं इन सब में ये सारे बिल्स जो हैं सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं। और अब तक की सिचुएशन में 2021 तक अभी तक बस 3 बार ही जो जॉइंट सिटिंग है वो कराई गई है। और अगर मान लो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जॉइंट सिटिंग के लिए समन किया जाता है दोनों हाउसेस को, बट जॉइंट सिटिंग के लिए जैसे ही समन किया गया तो उसके जस्ट बाद ही जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे जो नई लोकसभा आएगी वो आते ही जो जॉइंट सिटिंग है उसमें बैठेगी, ठीक है, ये प्रोविजन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस तो हमने देखा, बट अगर हम मनी बिल की बात करें जो कि आर्टिकल 110 के अंदर आता है, और मनी बिल मतलब क्या होता है बेसिकली जिसमें कि जो टैक्सेशन वगैरह से या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन सबको डील करने के लिए एक बिल बनाया जाता है जिसको मनी बिल बोला जाता है। और कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इस चीज़ का जो मेन डिसीजन होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्पीकर के पास में होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है। और उस डिसीजन को ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ना ही किसी पार्लियामेंट के द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इस टाइप का जो मनी बिल होता है इसमें होता है क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले मनी बिल की मेन कंडीशन ये है कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। और इसको प्राइवेट मेंबर्स यूज़ नहीं कर सकते या फिर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे ऑर्डिनरी बिल जो है उसको प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट जो मनी बिल है उसको जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट जो होती है उसके मिनिस्टर्स के द्वारा ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब पहले ये एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद में तो यहाँ पे जो पहला हाउस होगा वो हमेशा लोकसभा होगा, और उसके बाद में सेकंड हाउस में जाता है, सेकंड हाउस जो कि राज्यसभा होगा,
उसके पास में यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही होते हैं, जैसे कि वो रिजेक्ट इस बिल को नहीं कर सकते, ना ही इसको अमेंड कर सकते हैं, बट वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। और फिर बाद में जब वो वापस रिकमेंडेशंस के साथ में लोकसभा के पास में जाएगा तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उनको एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। और जो राज्यसभा है वो इस बिल को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और अगर 14 दिन के पीरियड तक रख लिया और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया राज्यसभा से, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ये मनी बिल है ये राज्यसभा से भी पास माना जाएगा। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जब राज्यसभा से भी कोई बिल पास हो जाता है जो मनी बिल है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो बिल जो है एक्ट बन जाता है। अब फाइनेंस बिल की दो और कैटेगरीज हैं, जिनको कि हम फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट और फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड के नाम से जानते हैं। फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट जो कि आर्टिकल 117 के फर्स्ट में आती है, इसमें वो सारे प्रोविजंस होते हैं जो 110 आर्टिकल में, मतलब मनी बिल वाले आर्टिकल में तो हैं ही, उसके अलावा कुछ ऑर्डिनरी मैटर्स भी हैं, वो सारे मिला के जो टॉपिक्स हैं या फिर जो मैटर्स हैं वो सब फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आते हैं। और इसका जो प्रोसेस होता है कुछ वैसा होता है जैसे मनी बिल प्लस में ऑर्डिनरी बिल, मतलब कि पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में, मतलब स्टार्ट इसका जो होता है वो मनी बिल की तरह होता है, फिर बाकी जो प्रोसेस होगा वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। और अगर मान लो इसमें जैसे टैक्सेशन वगैरह से अगर कोई इशू रिलेटेड है, मतलब कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जा रही है, फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट के थ्रू कुछ टैक्स बढ़ाने की अमेंडमेंट की जा रही है, प्रपोजल ये रखा गया है, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी कंसेंट या फिर एसेंट जो है ज़रूरी होती है। बट अगर टैक्स घटाने के लिए प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं इस बिल के थ्रू, तो वहाँ पे कोई एसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड है, जो कि आर्टिकल 117 के पार्ट थर्ड में आता है, जिसमें बेसिकली 110 आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल 110 है जिसमें मनी बिल के बारे में बात की जाती है, उसमें जो इशूज़ छूट गए हैं उन सारे इशूज़ पे, उन सारे मैटर्स पे ये जो फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड है ये डील करता है। और इसका जो प्रोसेस है वो एकदम अपोजिट है फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट के। उसमें बेसिकली पहले मनी बिल की तरह और फिर ऑर्डिनरी बिल की तरह, बट इसमें जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह ये स्टार्ट होता है, और फिर जब ये कंसिडरेशन स्टेट में जाता है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है दोनों हाउसेज में, और फिर उसके बाद में जो पूरा प्रोसेस होता है वो नॉर्मली इसका ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करता है। और ये दोनों बेसिक जो फाइनेंस बिल कैटेगरी फर्स्ट और फाइनेंस बिल कैटेगरी सेकंड है, इन दोनों में जैसे बेसिकली जो चल रहा है वो प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल की तरह चल रहा है, तो इस वजह से जो जॉइंट सिटिंग और डेडलॉक वगैरह की जो सिचुएशंस है वो दोनों फाइनेंस बिल में एप्लीकेबल होती है। अब इन सब के अलावा एक बिल और बचता है जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बोलते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में आता है। तो इस बिल की खास बात यह है कि सबसे पहले इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं किया जा सकता, विधानसभा या विधान परिषद में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और इसको बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं उन सब के द्वारा तो इंट्रोड्यूस किया ही जाता है, बट उसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें 3 टाइप की मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कभी कभी सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल जाता है, कभी स्पेशल मेजोरिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में स्टेट्स जो हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनकी कंसेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले हाउस से ये बिल पास होने के बाद में सेकंड हाउस जो है उसके पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं कि वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये उस दूसरे हाउस को ऑब्वियसली पास करना ही है, ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो बस ऑर्डिनरी बिल में ही होती है, ना मनी बिल में होती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होती है। और सेकंड हाउस से भी सिंपल, स्पेशल या फिर स्पेशल प्लस स्टेट कंसेंट की जो मेजोरिटी है उसके बेसिस पे ही वहाँ से पास होता है। और फिर अगर उसके बाद में अगर किसी स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट की कंसेंट ली जाती है, और अगर नहीं पड़ती है तो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास में ये बिल पहुंच जाता है। और उनके पास में यहाँ पे बेसिकली एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपनी एसेंट इस बिल को दे, वो ना तो इसको विदहोल्ड कर सकते हैं, ना अपने पास रख सकते हैं, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, तो बेसिकली उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट करना ही होता है। तो इस तरीके से जो बिल हैं, चाहे वो मनी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, फाइनेंस बिल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो,
पास होते हैं। बेसिकली उनको एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर दूसरे हाउस से होते हुए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वहाँ तक पहुँचते हैं, और इस तरीके से कोई भी बिल जो है वो एक्ट बन पाता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें हमने आज बात की बिल्स के बारे में, कौन कौन से बिल्स होते हैं, किस किस टाइप के बिल होते हैं, कैसे कोई भी बिल जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में पास होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।